बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस मौजूदा सूरत हाल में PTI जो है वो अदालती कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का PTI को पार्लियामेंट में जाने का मशवरा सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसमें जजेस की तादाद में इजाफा हुआ है। 5 जजेस जो हैं वो मजीद शामिल हुए हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान की मुखालिफत की थी। और इस ज़मन के अंदर अगर देखा जाए अपोजिशन के इत्तेहाद की बात को, तो अपोजिशन इत्तेहाद के मकासद क्या होंगे? एक तरफ ये कानूनी मंजरनामा है कि जिस पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी तरफ एक सियासी मंजरनामा है जिस पे अपोजिशन जमाती इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सब जो है किसी एक नुक्ते पे, एक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर ये निकलेंगे और उसके ऊपर सड़कों पे आएंगे? कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फेस है, वो कहते हैं कि PTI के साथ सड़कों पे आने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर ये इरादा नहीं है तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद के मकासद क्या होंगे? क्योंकि वो तो सड़कों की सियासत की जानी है, जलसों की सियासत की जानी है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो क्या APC तक महदूद रहने, या कुली तौर के ऊपर भी वो हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा ग्रैंड अलायंस बनने के लिए तगोदो कर रही है? राना साहब, अगर देखा जाए तो असलम गौरी साहब कहते हैं PTI के साथ फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं PTI के साथ सड़कों पे आने का कोई इरादा नहीं है। अपोजिशन के इस वक्त मकासद क्या है और हुकूमत की तरजीहात क्या दिखाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो यासर सबसे पहले सऊदी अरब समेत जिन ममालिक में आज पहली तरावी हुई और सुबह रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है, उनको मुबारक हो। रहमतों का, बरकतों का महीना तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक में तकरीबन। अब ज़रा बात करते हैं जो अपोजिशन जमात इस इत्तेहाद से बाहर हुई। आज मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो पहले कही थी। ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन गया है, जो अपोजिशन जमात अगर इस इत्तेहाद से बाहर हुई तो आप एक बात को ज़हन नशीं कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा, उसका वोट बैंक, उसकी सियासी कुव्वत और उसका सियासी वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। अगर 5 जमातें एक जगह खड़ी हैं और एक सियासी जमात एक जगह खड़ी है तो लोग समझेंगे जो साइड पे खड़ी है ना वो अपोजिशन नहीं है, वो हुकूमत का ही एक विंग है जो अपोजिशन को इकट्ठा नहीं होने दे रहा, जो गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन। ये आपको मैं बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहता हूं। आप शाहिद अकान बासी के पास बंदे अवामी ताकत है या नहीं, उसे साइड पे कर दे, वो एक शख्सियत है। अख्तर मेंगल एक नाम है, उनका एक वोट बैंक है बलोचिस्तान के अंदर। इसी तरीके के साथ जमात इस्लामी आ गई है। तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनता है तो बहुत से और भी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, छोटी छोटी जमातें शामिल हो जाती हैं। GDA के पास बहुत बड़ी पावर है सिंध के अंदर। तो फिर जब ये सारी अमल हो जाएंगी, कोई एक जमात बाहर रह जाएगी और बाहर रह के वो कहती है मैं शामिल नहीं होती, और वो शामिल ना हो के अगर हुकूमत की मुखालफत करेगी तो लोग कहेंगे कि ये आपस में मिले हुए हैं, एक कर रहे हैं। और अगर वो हुकूमत की हमायत करेगी तो वैसे बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोनों सूरतों में उसको नुकसान होगा। और मौलाना साहब बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। आप वक्त को आ लेने दें, और ये वक्त इतनी तेज़ी से आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हालात, वाक़यात, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, हालात और वाक़यात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदलते हुए नजर। नहीं राना साहब, हालात और वाक़यात इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे कि इस APC की बजाय जो अपोजिशन अरेंज कर रही है यही APC हुकूमत अरेंज करे। ये किसने करनी है? हुकूमत ने। तो क्यों नहीं करती? वही पूछ रहा हूँ कि ये डिमांड तो कर रहे हैं ना हालात। सर, ये हालात कहते हैं कि पूरी कौम एक हो जाए। ये हालात कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। ये हालात कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अपने मफादात को साइड पे रखना चाहिए और सबसे पहले एक जगह पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। ये हालात कहते हैं कि ज़ाती इंतकाम को ख़त्म करो और मुल्क के मुफाद के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये हालात कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई और नहीं होता, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमेशा हुकूमत होती है।
हुकूमत बुलाए इस पे। अगर कोई जमात नहीं आती तो फिर तसव्वुर किया जाएगा कि ये जमात पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के हक में नहीं है। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको दोनों पहलू बता दिया। अगर अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ, जो जमात उससे बाहर रही वो अपना सियासी नुकसान करेगी। और अगर हुकूमत ने एक बड़ा बेनिफिट लिया, हुकूमत ने एक तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और मौजूदा हालात में मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको कहा मिलकर चलते हैं, तो जो उसमें बाहर रहा वो भी अपना नुकसान करवाएगा। यासिर साहब, ये आपको मैं बड़ा क्लियर और वाज़ेह बता दूँ ये। और दूसरी मैं आपको ख़बर दे दूँ, पीर वाले दिन आपको सियासी हालात में है तो रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा होगा, लेकिन आपको सियासत में इतनी शिद्दत नज़र आएगी, इतनी शिद्दत नज़र आएगी कि आप कहेंगे कि कभी रमज़ान शरीफ में इतनी शिद्दत यानी हरकत, सियासी हरकत जो है वो पहले कभी नहीं हुई। ये मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ। मैंने याद करें आपसे उस दिन कहा था कि कल जो APC होगी उसमें बड़ी खबर निकलेगी, तो निकली ना बड़ी खबर, लोग फलांग के गए, फिर सारा कुछ होता यहाँ पे ये सवाल है कि चलें किसी के घर पे नहीं हो सकती थी, लेकिन ये APC जो है वो KP हाउस में भी तो हो सकती थी। ये अपोजिशन ने पैगाम क्या दिया है अपनी जगहों से बाहर निकल के किसी जगह पे APC करने का? मैंने आपको कहा कि ये पहला मैच है जो ग्राउंड में नहीं किसी और जगह होगा, और जब ग्राउंड में पैच होता है ना तो हमेशा जो हाकम होते हैं ना, हुकूमत होती है, वो विकेट अपनी मर्ज़ी से बनाती है। ठीक है, ये वाहद सियासी विकेट होगी जो अपोजिशन की मर्ज़ी से होगी। मैं आपको बस इतना बता दूँ, ये वाहद विकेट होगी जो अपोजिशन की मर्ज़ी से होगी। और अपोजिशन ने बताया कि हमने जहाँ पे मैच करना चाहा हमने वहाँ पे मैच करके दिखाया। ये बड़ी सीधी सी बात है यासर, इसमें इतना लंबा चौड़ा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सब क्या समझते हैं कि अपोजिशन वाला मामला तो एक तरफ, ये जो इन्हेंसमेंट है कैबिनेट की, इससे स्टिक रहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, इत्तेहादी जो है खुश हो गए। कौन से इत्तेहादी खुश हुए? मेरी आज एक KPK के बड़े मुस्लिम लीग नून के बड़े ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई। किसी दौर में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे थे, तो मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था। तो मैंने उनसे कहा यार लाल लाल क्या आप मर गए और चीज़ कोई और ले गया। उसने कहा हम स्टेज पे आके, हम TV पे आके गाली नहीं निकाल सकते, लेकिन साढ़े नाल जो हुई है ना वो गाना नहीं है कि इख्तियार वली की बात तो नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कौन था। मुझे क्योंकि ट्वीट तो उनके परवेज़ खटक साहब के बारे में जो ट्वीट्स हैं वो कहा जी कि रुलते गए हैं पर चस भरी आई है। तो यासिर साहब बात ये है, आपने बना लिए, जो रह गया वो समझता मैं नालायक था। अच्छा, यानी एहसास से कमतरी पैदा हो रही है उन लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैंने वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं जो कहता हूँ ना कि रमज़ान शरीफ में आपको ठंडे मौसम के रोज़े जो है ना सियासी गर्मी में महसूस होंगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा। अच्छा राना साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, डेरे लाहौर के, उसके पीछे के मकासद क्या? बड़ा कोशिश की है आराम करने की उन्होंने अपने अरकान असम्बली को। अच्छा, यानी उनको आराम करने है। बड़ी कोशिश की है कि हौसला करें, वक्त का इंतज़ार करें। लेकिन दो चीज़ें हैं कि मेरी पास जो इतला है, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने उनके सामने तो नहीं बोले, लेकिन वो अब अपनी निजी महफिल में ये कहते हैं कि हौसला करने का मतलब अपनी सियासत ख़त्म कर लो। गवर्नर साहब बोल रहे हैं, आपको पता है ना, जलसे में बोल रहे हैं गवर्नर साहब। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो फिर इशारा दे रहा हूँ कि कुछ देर सब्र कर लें, वक्त से पहले बहुत कुछ हो जाना है। खुश्क साली जो है ना, खुश्क साली सियासत की, ये ख़त्म हो रही है। सियासत की खुश्क साली, फसलें तो अच्छी हो रही हैं सर सियासत की फसलें तो अब अच्छी नहीं हो रही ना, यही तो आपको नज़र आ रही है ना। नहीं, जिनके लिए हैं, जिन्होंने बीजी हैं, उनके लिए तो अच्छी हो रही है। नहीं हो रही ना, थोड़ा इंतज़ार कर लें, बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो तब्दील होने वाली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अपोजिशन का बनता हुआ अलायंस, उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्यों जमीयत उलमा इस्लाम पे जो है उसके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और अगर सड़कों की सियासत ही होनी है तो सड़कों की सियासत के अभी खदुखाल जो वज़ा किए जा रहे हैं वो किन निकात के ऊपर किए जा रहे हैं। अपोजिशन अलाइन भी हुई दिखाई दे रही है। अपोजिशन का अलायंस जो है ये एक अलग बात, अलाइन हुई तो दिखाई दे रही है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ दिखाई दे रही हो, हुकूमत के पुराने वादों के ख़िलाफ़ खड़ी उनके साथ जुड़ रही हो, या आने वाले दिनों के अंदर अपनी किसी न किसी जगह पे फिर से मजबूती के लिए जुड़ रहे हो। लेकिन ये अलायंस हुकूमत किस नज़र से देखती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, अगर देखा जाए, बात की उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने कहा जी कि PTI के साथ सड़कों पे आने का कोई इरादा नहीं है। असलम गौरी साहब कहते हैं PTI के साथ फासले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम पे जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात PTI दूर नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी होंगे, हमारे भी हैं। सिर्फ ये तो नहीं कि हमें ज़रूरत है सिर्फ इत्तेहाद बनाने की। सबको जो अपोजिशन जमाते हैं उन सबको ग्रीवेंसेस हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जमहूरियत नहीं है मुल्क के अंदर। और जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो इस चीज़ को ज़रूर वो इग्नोर नहीं कर सकती कि जी मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती क्यों नहीं है, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्यों हो रही है, एक पार्टी को इतना दीवार से क्यों लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डेफिनेटली आज अगर जो कुछ हुकूमत कर रही है तो वो उससे मुस्तस्ना तो नहीं होते। अगर कल वो अपोजिशन होगी तो सारी चीज़ें इनके खिलाफ रिपीट होंगी। तो सियासी जमातें जो इस सोच रखती हैं वो ज़रूर मेरे ख्याल से इस तरफ तवज्जो देंगी कि जी एक ऐसा अलायंस बने जिससे जो हुकूमत कायम है, जिसको हम नाजायज़ हुकूमत कहते हैं, जो मैंडेट चोर हुकूमत कहते हैं, तो उसके खिलाफ मुश्तरका जदोजहद की जा सकती है। तो इस लिहाज से जो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शायद या तो वक्त गेन करना चाहेंगे, बाकी तो जो चीज़ें हैं उसमें तो ये जो मैंने आपको गिनवाई है इस पर भी इत्तेहाद हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ना कि कोई इलेक्शन अलायंस हो तो फिर इंसान कहे कि जी हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, हम आपको इतनी सीटें नहीं दे सकते। ये है अपोजिशन अलायंस। तो अपोजिशन में तो ऑलरेडी हम हैं और हम दोनों समझते हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है। हम दोनों समझते हैं कि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, आइन की वायलेशन हो रही है। तो जो जो चीज़ें हैं उसमें तो हम इत्तेफाक राय कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि JUI को फैसला तो करना पड़ेगा कि या तो वो हुकूमत के साथ चलेगी या फिर अपोजिशन के साथ चलेगी। बीच में रहकर उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उसमें तो काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है, और जो हमारी कमेटी है वो उस पर गौर भी कर रही है कि जो चीज़ें काबिल अमल हैं वो तो हम कर सकते हैं, जो चीज़ें काबिल अमल नहीं है इलेक्शन से पहले तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये बातचीत चल रही है। देखो आगे कोशिश तो होती है पॉलिटिकल कि भाई तमाम जमातों को इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह जो और जमातें हैं वो काफ़ी हद तक एग्रीड हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। अच्छा, अगर जमीयत उलमा इस्लाम इत्तेहाद में नहीं आती, वो अलहदा ही अपोजिशन होती है, तो उस वक्त में भी आप, तो उसके बाद भी क्या आपकी तहरीक जो है, जैसे रमज़ान शरीफ के बाद भरपूर तरीके से चलाने का फैसला आप कर चुके हैं, वो चलेगी? देखिए राज साहब, पहली बात यह है कि स्ट्रीट पावर हमारे पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जुलूस नहीं निकाल सकते, जलसा नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हुकूमत दावा कर रही है कि जी इनके साथ लोग नहीं निकल रहे हैं, तो ये करने दें, हमें मीनार पाकिस्तान में हमें खुलकर जलसा करने दें। दूध का दूध, पानी का पानी को खुद नजर आ जाएगा कि जी लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। तो हुकूमत को अपना भी एक खौफ लगा हुआ है। आप देखें कि परसों जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी अपोजिशन की, तो उस कॉन्फ्रेंस को कैसे सबूताज करने की कोशिश की गई और कितना काबिल मज़म्मत काम हुआ कि जहाँ होटल के गेट बंद कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्सपोज हो रही है गवर्नमेंट। पहले तो ये था कि जी PTI जो है ऐसा कर रही है इसलिए हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं, इन्होंने 9 मई कराया है, इन्होंने 26 नवंबर कराया, इन्होंने ये कराया।
ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ आइन के हवाले से थी और उस बुलाया भी अपोजिशन जमातों ने था, जिसमें अचजई साहब, खाकान अब्बासी साहब, ये सारे फहरिस्त हैं। लेकिन नहीं, तो ये इससे हुकूमत एक्सपोज हो गई है कि ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, ये खौफ है अवाम से, क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, ये जाली हुकूमत है। और ये साबित भी कर रहे हैं अपने अमाल के जरिए कि जी जमहूरियत क्या चीज़ है, और हमारे होते हुए क्यों जलसे होंगे, क्यों जुलूस होंगे, क्यों कॉन्फ्रेंसें होंगी और हुकूमत के खिलाफ क्यों बातें होंगी। तो ये चीज़ इनको बता रही है कि ये लोग जमहूरी नहीं है और न ये जमहूरियत चाहते हैं। तो अब जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, अब देखो कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। जेयूआई को जो सबसे बड़ा दंड पड़ा है वो पीडीएम में पड़ा है। ना वो पीडीएम बनाती, ना उनको इतना नुकसान होता। और आप देखें कि रिटर्न एग्रीमेंट किया है पीडीएम की जमातों ने, पीपल्स पार्टी नून लीग ने जेयूआई के साथ, लेकिन उस रिटर्न एग्रीमेंट को भी उन्होंने कोई वक्त नहीं दिया, कोई अहमियत नहीं दिया। और जो जो इनके साथ मायदे हुए थे पीडीएम के अंदर, उनमें से तो कोई पूरा नहीं हुआ। इनको तो एकदम इस तरह निकाला जैसे बाल मक्खन से बाल निकालते हैं। तो इनके साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है वो तो पीडीएम वालों ने की है, और उन्होंने इनका मान तोड़ा है। हमारे साथ तो इख्तिलाफात थे, उसमें काफी पेशरफ्त हो गई है, इकट्ठे खाने खा रहे हैं, इकट्ठे बातचीत हो रही है। तो हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, आपके पुराने रफीक, पुराने सीएम, पुराने डिफेंस मिनिस्टर कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे वैसे सबसे ज्यादा जो वो हो रहा है कि ये नुमाइंदगी किसकी कर रहे हैं और ये कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है ना। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अब इस चीज को संजीदा लेना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप ऑपरेशन करते जाएं और आप कहें कि जी हम अमन कायम करेंगे। ऑपरेशन के साथ साथ दो टोक बात होनी चाहिए। अफगानिस्तान हमारा हमसाया, हम उसको खत्म नहीं कर सकते हमसायाशिप से, लेकिन हमसाये के साथ हम बात कर सकते हैं। हम उसमें हमारे साथ अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे जो कबायली अमायदीन हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छा, शौकत साहब, परवेज खटक साहब के आने से क्या फर्क पड़ेगा सूबे में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, सूबे में तो इससे पहले बहुत सारे वज़राए वफाकी वजीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए प्रोटोकॉल मिल जाएगा। पहले जो अकेले फिरते थे, अब आगे पीछे उनकी गाड़ी होगी, भाई यही फर्क पड़ेगा। तो एक थे महमूद खान साहब, वो भी हैं अभी कि पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं? नहीं, महमूद खान पाकिस्तान से बाहर नहीं, वो पाकिस्तान में है मेरे ख्याल से। मेरे रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ये पिछले दिनों उनकी शायद कहीं पे बाहर से उन्होंने खिताब किया था, और उनको शायद अभी तक बाहर छोड़ा हुआ है। ये भी शायद उनके साथ जाती है या पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि अब पार्टी के जो असल पार्टी के जो सरबराह है वो तो अब महमूद खान है ना। परवेज खटक साहब को उस पार्टी से निकाला गया, ये पता नहीं किसने निकाला, और उनको तो सिला मिल गया। अच्छा शौकत साहब, कभी राबिता किया किसी ने दोबारा? वो माजी करीब में तो बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, लेकिन अभी कोई ये कह रहा हो कि नहीं, वापसी का रास्ता मुझे इख्तियार करना है? किससे क्या राब्ता? वो जो आपसे टूट गए, वो फिर से वापस आने के लिए मैंने कहा तगोदो कर। नहीं, देखिए बहुत सारे लोग इंतजार में तो हैं, कुछ खामोश हैं जो अभी तक उन्होंने इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बात नहीं की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन पर गौर हो सकता है, लेकिन बेसिक ये है कि वो पार्टी उसकी इजाजत देगी और इमरान खान साहब, क्योंकि फैसला पार्टी नहीं करना है, इमरान खान नहीं करना है। शौकत यूसुफजई साहब, कबीना में, केपी के कबीना में भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, आपसे भी कोई राब्ते हुए? आप भी उस कबीना में अब आ रहे हैं? अच्छा, मजे की बात यह कि मैं उस दिन एक प्रोग्राम में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी 2 को ड्रॉप कर दिया गया, 2 को लिया जा रहा है, उसमें शौकत यूसुफजई भी शामिल है, उसमें इस्लाम भी शामिल है। मुझे पता ही नहीं है, अब ये नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है आप जो सहाफ़ी हैं इस वक्त,
तो उनके अगर कोई अच्छा कहीं से शौकत यूसुफजई साहब कहीं से दो नाम आए होंगे, लेकिन अब वो हर जो खबर दे रहा है वो अपने अपने दोस्त अहबाब को खुश करने के लिए नामों में तब्दीली भी कर रहा होगा। हो सकता है, लेकिन हमें चूंकि हमें नहीं पता है कि डायरेक्ट हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया या किसी ने ऐसा नहीं कहा। कोई कभी कभार कह देता है कि जी आपको लिया जा रहा है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है, वो मुझसे कंफर्म कराते हैं, तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये पार्टी का अपना फैसला हो सकता है, क्योंकि पार्टी का ही फैसला होगा, इंडिविजुअल तो बात मेरे ख्याल से राना साहब की शायद सवाल की नौइयत ये थी कि क्या कबूल करेंगे खुशदिली से? नहीं, क्यों नहीं, अगर मेरी पार्टी है ना, कोई और बाहर से तो नहीं कि मुझे ऑफर आ रही है, तो मैं तो सियासत कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ, अपनी हुकूमत को डिफेंड कर रहा हूँ, बगैर किसी उसके लालच के, बगैर उसके, क्योंकि हम तो देखे ना, हमें अगर इज्जत मिली है तो इस पार्टी की वजह से मिली है, अगर हम जीतते हैं तो इस पार्टी की वजह से जीतते हैं। तो क्या हुआ अगर एक दफा मैं एमपीए नहीं बना हूँ या काबीने में नहीं हूँ या कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जुनैद खान पे इमरान खान ने एतमाद किया है तो हमारा भी एतमाद है, अली अमीन के काबूर साहब पे इमरान खान ने एतमाद किया है तो हमारा भी एतमाद है। मैं तो हमेशा इस चीज का कायल हूँ कि पार्टी के साथ चलो, अपने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर जो है ना, ये चीजें मेरे ख्याल किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी पार्टी के साथ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता हूँ, ना आज तक रहा हूँ, ना हमेशा। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि पता नहीं टीवी पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि खान साहब ने मुझसे एक दफा क्वेश्चन किया बाकायदा, ये 2014 की बात है, कि आप मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं या खटक साहब के साथ? तो मैंने कहा सर ये कैसे क्वेश्चन है, खटक साहब को आपने सीएम बनाया, अगर आप कहते हैं कि ये सीएम रहे तो हम उनकी इज्जत करेंगे, अगर आप कहते हैं कि नहीं है मेरा सीएम तो हम खुदा हाफिज कह देंगे, बात खत्म। हम तो आपके साथ हैं, हमने किसी और के साथ क्या करना है? तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ होना चाहिए, पार्टी के अच्छा, साथ फिर इसका मतलब ये है कि खटक साहब के बारे में बातें अब की नहीं थी, 2014 से ही चल रही थी, उसके बावजूद भी सीएम बनाए गए? ये ऐसे बात नहीं थी, ये हम खाना खा रहे थे, मजाक हो रहा था, और मजाक में खान साहब ने पूछा, वो मजाक फिर खटक साहब संजीदा ले गए? नहीं, वो तो खैर 2014 में खटक साहब ने खाना किया था, ये खाने की बात है, उस पर तो 1-2 हमारे और भी थे, वो भी सीनियर हैं, वो भी मौजूद थे, और वो गपशप में उन्होंने वैसे ही मजाक किया। अच्छा खटक साहब, अब आना खटक साहब की वापसी अगर आप वो चाहें कि वापस आना, फिर देखिए वो तो फैसला तो इमरान खान ने करना है, लेकिन मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि ऐसे हालात में जो खटक साहब ने पीटीआई के खिलाफ जो बातें की है या इमरान खान के खिलाफ जो बातें की है, अब मुझे तो उनका वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, जो लोग खामोश रहे हैं, जो लोग मतलब पार्टी छोड़ दी है, मजबूरी के तहत छोड़ी है, जो भी है, लेकिन वो खामोश रहे हैं या उन्होंने पीटीआई के खिलाफ बात नहीं की है या इमरान खान के खिलाफ बात, तो वो तो सोचा जा सकता है, और उस पर इमरान खान ही डिसीजन ले सकते हैं, पार्टी डिसीजन ले सकती है, लेकिन उनके बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ शौकत साहब कंफर्म करनी है आपसे कि पार्टी में कोई चीज़ चल रही है कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि ख़बर ये है कि पार्टी का कोई भी एमएनए अगर है, टिकट होल्डर अगर है, तो वो जीते या हारे, कोई ऐसा कानून है कि उसे हर 6 माह बाद 1,20,000 रुपये जमा करवाने थे पार्टी के निज़ाम चलवाने के लिए। और क्या कोई ऐसी भी खबर है जो पार्टी के अपने सेक्रेटरीट, मुख्तलिफ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में कटौती भी की गई? नहीं, हमारे तो पेड मेंबरशिप होती है ना, जो बाहर मुल्कों में है, पेड मेंबरशिप उनका पैसा आता था, वही चलता है। बाकी यहाँ से हमसे तो कभी कोई पैसे नहीं मांगे गए, मैं भी मिनिस्टर एमपीए रहा हूँ, उनसे तो कभी कोई पैसा नहीं मांगा गया, और आज भी मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात नहीं है। पेड मेंबरशिप है, उसके बाकायदा वो होती है, फीस होती है, और उस फीस के से जो है ना पार्टी के खर्चात चलाए जाते हैं। अच्छा, अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम कहती है जी अपने मुतालबात में आपसे आगे चलने के हवाले से कि जी हमें आपके फ़लाँ हलके जो है वहाँ पर हमें खदशा है या
इन हलकों के हवाले से हम कहते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने धांधली की, आप 1% कहते हैं आप धांधली से जीते, तो क्या तहरीक इंसाफ KPK जो है जमीयत उलमा इस्लाम के उस मुतालबे पर वहाँ पे दोबारा गिनती के लिए तैयार होगी? देखिए मेरे ख्याल से ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये कौन सोच सकता है कि हमें किसी ने सपोर्ट करके हमें यहाँ बिठाया हो ऐसे हालात में कि हमारे यानी मुझे तो खुद मैं सोचता रहता हूँ कि हमें तो बाकायदा कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा गया और प्री पोल रैगिंग के लिए 3 एक जैसे मेरे निशान दिए गए। मैंने आज़ाद हैसियत से यानी पार्टी के तो हम टिकट होल्डर थे, लेकिन आपको पता है कि आप आज़ाद हैसियत से निशान पसंद करें, तो मैंने घड़ियाल पसंद किया तो मुझे रैकेट दे दिया। तो फिर वो सारे रैकेट इकट्ठे किए गए, फिर सिर्फ उसके रैकेट अकेला बैडमिंटन का रैकेट नहीं था, उसके साथ टेबल टेनिस का रैकेट, उसके बाद वो दूसरा, और वो तो सारे छोटे छोटे होते हैं निशान, तो फिर पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा निशान कौन सा है। फिर मेरे नाम के साथ दूसरा नाम तलाश किया गया और इसी तरह मेरा छोटा भाई था, उसको हमने मेरे उसको कवरिंग कैंडिडेट तो उसके नाम पे भी बंदा खड़ा किया गया। तो मतलब हमारे साथ तो प्री पोल रैगिंग यहाँ पे भी हुई कि वो 2,500-3,000 3,000 वोट वो बंदे ले गए जिनको पता ही नहीं था कि ये है कौन। तो इस तरह भी मेरे वोट काटे गए, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता। DC ने कहा आप जीत गए, और उसके बाद फिर सुबह फिर रिजल्ट चेंज हो गया। उसके बाद जो जीते थे वही आ गए फिर। लेकिन देखें मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं बड़ा टेंशन लेता था, मैं अपने हल्के के लिए बड़ा फिक्रमंद रहता था, बड़ा आज भी हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। लेकिन ये कि बस आराम से मतलब हुकूमती उमूर चलाना कोई आसान काम नहीं है अगर कोई दिल से चलाए, कोई पाकिस्तान के बारे में सोच कर चलाए। और अगर वक्त गुजारना होता है तो वो तो आराम से गुजार जाता है, लेकिन मैं वक्त नहीं गुजारता था। मैं कोई टाइम मेरा ऐसा नहीं होता था जो मैं इन्वेस्ट नहीं करता था, अपना टाइम लगाता था कि मैं ये कहता था यहाँ कोई बेहतरी आ जाए। यानी वक्त गुजारी भी करनी हो तो वक्त गुजारी फिर उन कामों में करनी चाहिए जिससे कौम की भलाई हो सके, जिससे नेक नामी हो सके। बहुत शुक्रिया शौकत साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन मुल्की मामलात से जो है वाकफियत वो ब्रेक के पहले हिस्से में हम ले चुके हैं सियासी मामलात की, लेकिन अगर ख़ित्ते की सूरत हाल को देखा जाए, इस वक्त जो डायनामिक्स हैं, इस वक्त जो पूल बन रहे हैं, या इस वक्त जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ित्ते में, जो तब्दीलियों के लिए वजूहात तलब की जा रही थी और जो रवाबित इस वक्त बिल्ड हो रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कुव्वतें इस वक्त कारफरमा हैं और ख़ित्ते के डायनामिक्स में किस हद तक तब्दीली आएगी। जब ख़ित्ते में एक तरफ मशरक़ वस्ता के अंदर लगी हुई आग पे अमन मुआहिदे के तहत या सीज़ फायर के नाम के ऊपर एक बार्टर ट्रेड हो रही है कैदियों की, लेकिन उसमें फिर से इजराइल की तरफ सवालात उठाए जा रहे हैं, हमास की तरफ से बातें की जा रही हैं कि इजराइल जो है ये इस अमन मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल ये कह रहा है कि हमास जो है प्लानिंग कर रही थी। अब इस ज़मन के अंदर शाम के ऊपर होने वाले हमले, हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ होने वाली चीज़ें, और उसके बाद ख़ित्ते में बढ़ते हुए फिर से रवाबित, ये किस तरफ को इशारा करते हैं। फिर अमरीका की नई पॉलिसी बिलखुसूस इस एशियाई खत्ते के लिए किस हद तक हालात को तब्दील कर देगी। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अगर आज के ट्रंप के बयान को देखा जाए जो बिलखुसूस अफगानिस्तान के हवाले से, अब बहुत कहा जाता है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का जो इनखला था उसने एक मौजूदा मंजरनामे में बहुत सारे ममालिक को बेनिफिशरी भी बनाया और बहुत सारे ममालिक को मुतासर भी किया। आज जो बगराम एयरबेस छोड़ने के हवाले से वो जो खिफ़त है उसका इजहार किया जा रहा था, दोबारा उसका कंट्रोल हासिल करने की बातें हो रही हैं, और जो असलहा छोड़ा हुआ था उसकी वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, किस तरफ को हालात जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हालात जाहिर है कि अमेरिकन से खासतौर ट्रंप हैज रियलाइज के पहले जब ये 2021 में इनकला किया गया है वो बहुत हैपहैज़र्ड हेस्ट में किया गया है, प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली विड्रॉल इज अ प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन। उसने यही बात की है कि आपको बेडराम एयरबेस जिस पे इन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे, अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाए हुए हैं और बहुत बड़ा बेस बनाया था, उसको अबंडन कर दिया और काबुल से ये निकल के गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर हमारा पूरा स्लैब वापस करें वरना हम आपकी डिफरेंशियल सपोर्ट बंद कर देंगे।
देन ही सेड कि मैं इंक्वायरी होल्ड कर रहा हूँ, वाई ये जिस तरीके से किया गया है वो क्यों किया गया, किसकी वजह से किया गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्लियर रिस्पॉन्सिबल किया इस चीज़ के लिए। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 7,77,000 राइफल नई छोड़ के गए हैं। इट वॉज विद इन जो अफगान आर्मी के साथ और जो बाकी इनका स्टोर में पड़ा हुआ था। 70,000 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स वो छोड़ के गए, 70,000 व्हीकल छोड़ के गए, और उसके अलावा साजो सामान, नाइट विंड डिवाइसेस, which has fallen into the hands of these terrorist organization। और बात ही उन्होंने ये भी इंक्वायरी करेंगे ये वेपन एमुनिशन क्यों अनअटेंडेड छोड़ा गया, या तो अफगान तालिबान को देते, या अमेरिकन का असूल है कि जाते अपने सारा साजो सामान ये डिस्ट्रॉय कर देते, इन्होंने डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। वाई एपी से उनके हाथ में लगी और सारा वेपन एमुनिशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 24 यूनाइटेड नेशन की है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर हैं, और अफगान तालिबान ये टीटीपी ख्वारिज को वेपन एमुनिशन और पैसा भी देते हैं। और अमेरिकन ने पिछले 21 से लेके 2025 तक $18 बिलियन स्पेंड कर चुके हैं वहाँ पर। वाई दिस हैंडसम अमाउंट बीन गिवन, एंड ये पैसा कहाँ फनल होके जा रहा है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशन क्या उनके टारगेट्स हैं। एक तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान टारगेट, क्योंकि टारगेट पाकिस्तान रहेगा, अफगानिस्तान में पीस नहीं होने देंगे। अगर पीस हो जाएगी तो इसका मतलब है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल, बलोचिस्तान सीपैक बन जाएगा और गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और गवादर पोर्ट दुनिया की, ये पूरे अफ्रीका की मंडी, मिडिल ईस्ट की मंडी इनको अवेलेबल हो जाएगी। चाइना को ये जस्ट मिल जाएगी, अल्टीमेटली ईरान भी इसमें आ जाएगा, हो सकता है किसी चीज पे इंडिया भी आ जाए। सोचिए पाकिस्तान को कितना बड़ा इकोनॉमिक जंप अप पॉइंट मिल जाता है। इशू इज एक इस्लामिक मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, फैज बैटल हार्डेंड, जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। दे डोंट वांट, दे वांट पाकिस्तान आईएम वर्ल्ड में रहे, और इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, अमेरिकन, जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल उनकी प्रॉक्सी है। ये टोटल प्लान है। हाउ वी स्टैंड एज अ नेशन, हाउ वी स्टैंड एज फाइट एज अ नेशन, और ये टेररिज्म को ख़त्म करें, मुल्क पूरी कौम मिलके। नैरेटिव ये कि फ़ौज अवाम को डिवाइड करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और अपने हदाफ पूरे करो। सो ये हमने यही चीफ आर्मी स्टाफ जनाब बार बार कहते हैं, अज़्म इस्तेकाम, पूरी एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इकट्ठे करें, फ़ौज लड़ती रहेगी, टेररिस्ट को मारती रहेगी, कुर्बानियाँ भी देती रहेगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होगी पूरी कौम। और इलीगल स्पेक्ट्रम, हुंडी का पैसा, नार्कोटिक्स का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, ऑल हैज़ टू बी स्टॉप्ड कमिंग इनटू द हैंड ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जड़ से ख़त्म करने के लिए दिस इज़ अ गेम प्लान। इट्स वेरी सिंपल हाउ वी रिएक्ट, ये हुकूमत पाकिस्तान और उसके बाद इनको फैसला करना है। फ़ौज लड़ती रहेगी, डिटरमिन्ड है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। याद रखें, कौम लड़ती है, कौम जब तक नहीं लड़ेगी पाकिस्तान को सक्सेस नहीं होगी। मरगेरी साहब, अफ़गानिस्तान के अंदर जो कैंप बने हुए हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर से जो हमारे ख़िलाफ़ सब कुछ चल रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, क्या उसमें अफ़गान हुकूमत मुलव्वस है, कोई और ग्रुप मुलव्वस है, या उसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है? अगर इंडियन और इंडियन रॉ मुलव्वस है, आप समझ लें इसके पीछे साजिश क्या है। नंबर 1, अफगान तालिबान आर 100% इन्वॉल्व। ये उनको डॉलर्स भी दे रहे हैं ख़ारिजियों को, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको मदद भी कर रहे हैं, टेसिड अंडरस्टैंडिंग भी है, आइडियोलॉजी भी एक है, और वहाँ से अफगान नेशनल के साथ आते हैं। पूरा अमेरिकन साथ का वेपन एमुनिशन भी ये इनको मिल रहा है। जितने टाइप से मारे जाते हैं इनके पास 90% ये अमेरिकन साथ का। अच्छा, एक सवाल ब्रिगेडियर साहब, जब आप इस एमुनिशन की बात करते हैं तो क्या वो 70,000 जो आपने एक बहुत बड़े स्केल की तादाद बताई है, क्या वो सारा अफगानिस्तान में मौजूद होगा? उनमें से तो कई स्मगल भी हो चुका। इसकी वापसी के हवाले से ये बयान सिर्फ सियासी असर और रसूख और ताकत का इस्तारा है, या इस पे कोई आप इम्प्लीमेंटेशन भी होता देखते हैं? एक चीज़ भी नहीं ले जा सकेंगे, रेस्ट अश्योर दे कांट लीव अफगानिस्तान अनअटेंडेड। अफगानिस्तान छोड़ देंगे तो अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा।
दे डोंट वांट इट। नंबर 2, ये वेपन्स एमुनिशन ये बेच भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं, आर्मड पर्सन कैरियर भी बेच रहे हैं, सेंट्रल एशिया को बेच रहे हैं, आई एम श्योर कोई और मुल्कों में छोड़, पाकिस्तान को नहीं बेच रहे, ठीक है। और ये सारा कुछ ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वहाँ पर हैं और उनको ऑयल का ट्रेंड कर रहे हैं। एंड नाउ इट्स अ ग्लोबल, नॉट रीजनली थ्रेट है, ग्लोबली थ्रेट है। इसके लिए पाकिस्तान को भी बड़ा ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चाहिए। अमेरिकन से बात करें, खुल के बात करें, व्हाट हैव यू डन, व्हाट वी हैव डन फॉर यू, यू हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर अस, यू हैव लेफ्ट प्रॉब्लम फॉर अस। और इसके बाद पाकिस्तान से कि जी हमारे 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, हमारा 1.5 बिलियन का नुकसान हुआ है, हु इज गोइंग टू रिकवर। हम कहें हमें चाहिए, हमने लड़ाई कर दी है, टेररिस्ट को मारना है, हम बहुत टेररिस्ट हमारे साथ मुसल्लत की गई है। वी डोंट हैव अपॉलोजेटिक, वी हैव टू वेरी एग्रेसिव इन दिस थिंग। कोई भी न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ना अमेरिकन छोड़ेंगे ना कोई और छोड़ेगा। चाइना हमारा बहुत टेस्टेड फ्रेंड है, दे आर विद अस। इसलिए हमें अपने कार्ड बड़े अच्छे तरीके से मेजर रिस्पॉन्स के साथ करने हैं। हमने अपने रीजन में भी ताल्लुकात करने हैं, यूरोप से भी करने हैं, अमेरिका से भी करने हैं, लेकिन उसके लिए वी हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने तलक़ात बेहतर भी करने हैं, सारा कुछ करना है। जब हमें पता है कि भारत वहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है, जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन वहाँ पर बैठ कर हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या कर रहा है, जब हमें पता है कि हमारे इतने जवान शहीद कराने के पीछे है कौन, तो हम फिर खुलकर हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात करनी होती है वहाँ पर हम क्यों नहीं करते? वीक जब आपकी लीडरशिप होती है तो यही होता है। यू सी, यू हैव टू टेक स्टैंड, you have to talk to Americans that this is what we don't have to fight your problem, you have to give your problem logical कि जी ये लॉजिक है, ये हमने आपके लिए किया है, ये हमारे साथ हो रहा है, इसमें आपकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, we need you to help us out। आप गिले शिकवे ना करें, क्लियर बात करें, राइट। इसी तरह चाइनीज से भी बात करें, लेकिन चाइना अफगानिस्तान में इतना माइनर मिलियन डेवलप कर रहा है, निकाल रहा है, उनको वीकली पैसे दे रहे हैं डॉलर्स में। एक चाइनीज अफगानिस्तान में कभी मरे? वाई चाइनीज बलोचिस्तान में मरते हैं, कराची में मरते हैं ताकि सीपैक ना बने, वो हरासमेंट हो? कौन कर रहा है, किसका इंटरेस्ट है? इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यानी आप एक अच्छा नुक्ता उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में सर आप क्या समझते हैं कि सिफारती सतह के ऊपर डिप्लोमेटिक टाइज हमारी हालिया रिसेंट पास्ट में बांग्लादेश और ईरान के साथ कुछ मजबूत होती दिखाई दे रही हैं? जो हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स ईरान के थे उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या ये भी चीज़ें चुभ रही होंगी? अभी तो देखें, इंडिया की तो नींद उड़ गई है, इंडिया को तो मुंह काला हो चुका है। बांग्लादेश ने छोड़ दिया, ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, उसके बाद आप नेपाल ले लें, भूटान ले लें, श्रीलंका लें, और अभी तो सार्क को पाकिस्तान को रिवाइज करना चाहिए। इंडिया, ये सिर्फ इंडिया ने बांग्लादेश को इन लोगों को मिलाया हुआ, साहब नाउ गवर्नमेंट चेंज हो गई है, सीना वाच इज गॉन, पाकिस्तान शुड रिवाइज नाउ इवन विदाउट इंडिया। देखिए इंडिया कैसे भागता हुआ आएगा। रीजनल कोऑपरेशन को बेहतर करें, अपने हमें ये चीज़ों को देखने की जरूरत है। हमें अब देखिए हमारे मुल्क में हमारी जो है ना ये थिंक टैंक्स, ये हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। हमारे 3 स्टार जनरल्स, हमारे ग्रेट एडवोकेट डिप्लोमेट्स, हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे जितने अच्छे लोग हैं, द डे दे रिटायर्ड दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। अमेरिका में कोई 2 स्टार 3 स्टार जनरल फलां दे नेवर वेस्टेड, वो यूज़ करते हैं। दैट इज द टाइम टू यूज देयर एक्सपीरियंस। बनाए ना थिंक टैंक्स, साउथ एशिया का, रशियन का, यूरोप का, अमेरिका का, और वो पॉलिसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और हुकूमत को दे और उसके चले। कि अमेरिकन थिंक टैंक नहीं सारा करते, दे मूव इन विंडो, सारी स्टडीज उनकी होती हैं। अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज दिस ब्रेन, जो कि आप 60 साल की उम्र में जाके बनता है, मैच्योर होता है, हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। दिस इज अ पिटफॉल इन सिस्टम, दैट इज व्हाट वी हैव टू यूज इट। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू रिविजिट आर दिस थिंग्स, और इसको बेहतर करना चाहिए हुकूमत को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल, आप इंटीरियर मिनिस्टर रहे सिंध के, उस वक्त ये स्मगलिंग के ख़िलाफ़ या सिक्योरिटी मामलात के ऊपर या कच्चे के वो जो डाकू थे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहे। आप क्या समझते हैं कि सिस्टम के अंदर ब्रीच कहाँ पे है, लूप होल्स कहाँ पे हैं जिन पे ओवरकम करने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये
स्ट्रीमलाइन आ जाएंगी? देखिए, मैं होम मिनिस्टर था, वज़ीर निगरान वज़ीर दाखिला, मैंने अनाउंस किया था कच्चे में, आज के बाद कोई डिकॉइटी होगी, कोई अबडक्शन होगी, उस एरिया के जो सरदार है जिसका वो ट्राइब है डिकॉइट, उसको मैं पकड़ूंगा। हमने तमाम जितने हिंदू अबडक्ट हुए थे वापस लेकर आया। इवेंट टू एक एक कच्चे के एरिया में गया हूँ, मैंने कश्मीर में जाके वहाँ सब वापस आए, एक पैसा नहीं दिया, और काफ़ी वहाँ पर हमने ख़त्म हुआ। नेशनल हाईवे ब्लॉक होनी बंद हो गई। देयर इज अ पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व। आपके अगर ये पॉलिटिशियन MNMP जो उस एरिया के सरदार हैं, अगर हुकूमत सिंध गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे, उनको वार्न करे, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड, डूएबल है। पुलिस आपकी बहुत ट्रेंड है। नहीं है सर, कितने परसेंट पॉलिटिशियंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? उस वहाँ के 10-15 सरदार हैं कच्चे के एरिया में। देखिए, अरबों रुपए की वहाँ पर क्रॉप्स है, फॉरेस्ट लैंड की, फिश एंड क्रॉप, ये डिवाइड होती है, ये फैक्टर है। आप करें ना कि हुकूमत की जमीन है, हुकूमत की लैंड है, पकड़े ना, रोके ना, लगाने दें। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर होती है? क्या सियासी जमातें जो हैं, सबको आपको अगर पता है, आप कुछ अरसे के लिए वज़ीर दाखिला रहे, तो यहाँ पर तो कई मुस्तकिल वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और बड़े बड़े पुराने सियासतदान भी हैं, क्या उनके नोटिस में ये नहीं है? उनके नोटिस में है, लेकिन उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं के MNMP है वहाँ के, तो क्या करेंगे? यही तो सोचते हैं अवाम कि क्यों हुकूमत लेकर आती है, अवाम क्यों असेंबली में अपने नुमाइंदे लेके, उनके लिए काम होगा। अवाम लेके आती है, अब लेकर आती है, नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन। पर हुकूमत तो इसीलिए ना अवाम की सिक्योरिटी के लिए, आपको सुबह में तो बेल्ट बॉक्स में उठा के ले जाते हैं लोग, तो इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं तो आप मुझे बताइए, आजकल जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सेंटर में, PTI का पहला पॉइंट होना चाहिए जी, जाएं असेंबली में बैठें, इसको सवाल करें, कहें जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे हम, बायोमेट्रिक सिस्टम, ओवरसीज पाकिस्तानी, एक टर्म बनाए तामीर उनके लिए कि जी आपने MNMP किस टाइप के सिलेक्ट करने हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया बना लें, ठीक है, आप देखें कैसा सिस्टम ठीक होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को नहीं, इनमें पॉलिटिकल पार्टी सबका एक एजेंडा है, नोबडी वांट के बायोमेट्रिक हो, सो हो, इसलिए इसके लिए अभी असेंबली को फॉल करे। आपने अपोजिशन ने भी असेंबली को किसी को इस्तेमाल नहीं करे, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपनी मर्जी कानून साजी के लिए उसको इस्तेमाल करती है। सो जब असेंबली में जाएंगे तो बात होगी ना। दिस इज अ पिटफॉल हमारे सिस्टम में है कि हमें सोचना चाहिए, अब वो ज़माना गुजर गया है, अब जहाँ पर पूरी डिजिटल सारी चीज़ें आ गई हैं, आपको सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ये सब डूबल चीज़ें हैं। अगर निगरां दौर में ऐसी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों नहीं? आपका कोई SHO 1 से 2-3 महीने ज़्यादा एक थाने में नहीं होता। आपने SHO से बात किया, अभी आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ चली, वो जो गुंडागर्दी हुई पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के साथ और एक बड़े वडेरे या जागीरदार आप कह लें, बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले मज़ारी साहब जो थे, उनके बेटे या पोते जो भी थे, और सोशल मीडिया पे चली, तो 7 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की, 7 दिन बाद। तो क्या हमने किसी को अकाउंटेबल ठहराया या किसी को अकाउंटेबल किया? देखिए, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 गुड गवर्नेंस, नंबर 2 100% मेरिट, नंबर 3 0 करप्शन। सर मज़ारी कह रहा हूँ, बुकती थे ना शाहज़ैन। अब मुझे जैन मज़ारी, मुझे ये बताइए कि ये कौन जिम्मेदार है इसका, कैसे वो चला गया यहाँ से प्रोजेक्ट छोड़ के? बिकॉज जब तक टीवी पे खबर आई, खबर पड़ी तो 7 दिन ही हैड टाइम टू गो, और वो पकड़ लिए गार्ड्स को, उनसे क्या तो ब्रिंग देम बैक। नोबडी शुड बी अबव द लॉ। कानून चाहे गरीब अमीर सबके लिए गया था, यानी सबके लिए अगर बराबरी की बुनियाद के ऊपर ही ट्रीटमेंट जारी रहेगा तो फिर कोई सूरत हाल हो सकती है। बसूरत दीगर अगर तफरीक इधर देखने में आएगी तो फिर हालात कहाँ से बेहतर होना है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।